गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कंपनी अकाउंट्स में अमलगमेशन एब्जॉर्प्शंस। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। हम जो टॉपिक है ये एक बड़ा टॉपिक है और बेसिक कंसेप्ट उसके यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो एक है अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन में दो होते हैं, एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हम जो कंपनीज होती हैं, कंपनी के अंदर ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक अगर आज आपने अच्छी तरह समझ लिया तो ये आपको फाइनल एग्ज़ाम तक, प्रोफेशनल फाइनल एग्ज़ाम तक ये आपको हेल्प करेगा। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में मर्जर एंड एक्विजिशंस जो डिविजन्स होती हैं उसमें इसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। चलिए समझते हैं फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे कि अमलगमेशन क्या हो। अगर मेरी दो कंपनी है, एक मान लीजिए ए लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड है, ये दोनों बन के सी लिमिटेड बना रही हैं, दोनों मर्ज करके जुड़ रही हैं, तो ये कहलाएगा अमलगमेशन। ठीक है, इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि ये दोनों एग्जिस्टिंग कंपनी होने चाहिए और ये सी लिमिटेड हमारी नई कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, यस। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन में ए लिमिटेड अपना बिजनेस बी लिमिटेड को सेल कर देती है। या हम ये कहें कि बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। दोनों ही एग्जिस्टिंग कंपनी है, बी लिमिटेड भी पहले से एग्जिस्ट कर रही है, ए लिमिटेड भी पहले से एग्जिस्ट कर रही है। एक तरह से ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अपना बिजनेस सेल कर दिया। ठीक है, बिजनेस सेल कर दिया। ठीक है, अब हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, उस कंसेप्ट का नाम है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एब्जॉर्प्शन में और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट का फ़र्क है। ए लिमिटेड ने अपना बिजनेस बी लिमिटेड को सेल कर दिया, या बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर कर लिया, कुछ भी समझ लीजिए। फर्क सिर्फ इतना है कि ये एग्जिस्टिंग कंपनी होगी और ये हमारी नई कंपनी होगी। जैसे ये हमारी नई कंपनी बन रही है, ये हमारी नई कंपनी होगी। क्या कहना चाहते हैं कि ए लिमिटेड ने अपना बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस एक नई कंपनी बना के, खुद ही ने बनाई होगी कंपनी, दिखा दिया कि मैंने इसे बेच दिया है, तो ए लिमिटेड ख़त्म हो जाएगी, बी लिमिटेड क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और जो भी लॉसेस हैं वो हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एक और रिकंस्ट्रक्शन होता है, वो होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन।
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ए लिमिटेड कुछ अपनी बुक्स में एडजस्टमेंट करती है और ए लिमिटेड ही बन जाती है। इसका मतलब क्या है, ए लिमिटेड पहले से थी, बाद में भी ए लिमिटेड ही रहेगी, कोई नई कंपनी नहीं बनेगी, बट ये बिफोर एडजस्टमेंट है और ये आफ्टर एडजस्टमेंट है। अब एडजस्टमेंट क्या होते हैं, कैसे होंगे, वो हम आपको डिटेल कॉन्सेप्ट में समझाएंगे। कई बार क्या होता है, जैसे वो एडजस्टमेंट में मैं समझा दूं कि जैसे लैंड की वैल्यू बढ़ गई है तो बढ़ा दी इन्होंने, ठीक है जी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है तो कम कर दी। जो लॉसेस हैं उन्हें राइट ऑफ कर दिए। शेयर की वैल्यू को कम कर दिया, या जो भी है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो वो एडजस्टमेंट ए लिमिटेड अपनी ही बुक्स में करेगा, अपनी ही बुक्स में करके, और मतलब कुल मिला के अपनी बैलेंस शीट को वो एक प्रॉपर शेप में कर देगा। तो यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, सिर्फ उसी की बुक्स में ही एडजस्टमेंट होते हैं। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जनरेट होता है, वो ये कि ये जो लाइन है, ये एक तरह से कौन सी कंपनीज है, ये सेलिंग कंपनी है और ये परचेजिंग कंपनीज है। गौर से देखो ना, ए लिमिटेड सेल कर रही है, बी लिमिटेड परचेज कर रही है, ए लिमिटेड सेल कर रही है, बी लिमिटेड परचेज कर रही है, ए और बी लिमिटेड सेल कर रहे हैं, सी लिमिटेड परचेज कर रही है। तो अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, वो आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो ही कंसेप्ट हैं, बाइंग कंपनी एंड सेलिंग कंपनी। क्लियर है ना? ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा और समझेंगे कि हमारे को इसमें पढ़ना क्या क्या है डिटेल में, ठीक है। एक तो हम एंट्री समझेंगे इन दी सेलिंग कंपनी की बुक्स में एंड बाइंग कंपनी की बुक्स में, ठीक है जी। इसके बाद एक कंसेप्ट होता है इंटर ओइंग का। इसको रेक्टिफाई करना सीखेंगे। इंटर ओइंग का मतलब है जैसे डेटर्स ऑफ ए इंक्लूड्स इन क्रेडिटर्स ऑफ बी। समथिंग, ए का डेटर है, बी का क्रेडिटर है, तो वो क्या करेंगे, अब लेना देना खत्म कर दो। तीसरा है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे हम इसे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट ऑफ न्यू और बाइंग कंपनी की, हमें फिर नई कंपनी या बाइंग कंपनी की बैलेंस शीट बनानी होगी। और इसके अलावा और भी एडजस्टमेंट होते हैं, बट वो फाइनल लेवल पे आते हैं, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है, उसे हम कहते हैं इंटर होल्डिंग। इंटर होल्डिंग का मतलब है ए लिमिटेड होल्ड शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड और
B Limited hold shares of A Limited or A and B both hold शेयर इन ईच, एक दूसरे में रखते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, तो अभी हमारे इस लेवल पर ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे अब बाइंग कंपनी की बुक्स और सेलिंग कंपनी की बुक्स। ठीक है, चलिए, उनको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है परचेज कंसीडरेशन का। ठीक है, परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन क्या होती है ये समझ लीजिए। परचेज कंसीडरेशन का मतलब है अमाउंट टू बी पेड बाय बाइंग कंपनी टू सेलिंग कंपनी। परचेज कंसीडरेशन का मतलब है कि जो अमाउंट बाइंग कंपनी सेलिंग कंपनी को पे करेगी बिजनेस खरीदने के लिए, एसेट्स खरीदने के लिए, वो परचेज कंसीडरेशन है। लेकिन यहाँ आपको इतने सिंपल तरीके से नहीं दिए रहेंगे। तो परचेज कंसीडरेशन की दो मेथड हैं। एक मेथड है नेट पेमेंट मेथड, दूसरी मेथड है नेट एसेट्स मेथड। नेट पेमेंट मेथड एंड नेट एसेट्स मेथड, दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत बारीक सा फ़र्क आता है, और वो फ़र्क आपको समझना ज़रूरी है। इसमें वो कहेगा कि बी लिमिटेड इशूड इतने नंबर ऑफ शेयर्स एट इस प्राइस पे, ठीक है ना, एंड इतनी रुपी इन कैश। यहाँ वो क्लियर बता देगा कि इतना उसने शेयर दिए और इतना कैश दिया। सपोज करो मैं लिखता हूँ कि उसने 10,000 शेयर दिए एट 110 रुपये पे एंड 60,000 रुपीज़ इन कैश। पूरी क्लियर है। तो आप कहेंगे कि भाई कितना से परचेज कंसीडरेशन कितनी हुई। ठीक है ना, परचेज कंसीडरेशन निकालने का सिंपल तरीका है, आप कहोगे शेयर कितने दिए, 10,000 110 रुपये के, यानी कि 11 लाख, और कैश कितना दिया, 60,000। तो 11,60,000 हमारी परचेज कंसीडरेशन हो गई। जब लेकिन नेट एसेट्स मेथड होगी तो वो क्या लिखेगा समझे, वो ऐसे लिखेगा बी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट 110 each and बैलेंस इन कैश। ये लाइन आएगी बैलेंस इन कैश। तो इसका मतलब पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई कितने में उसने एसेट्स लिए, तभी तो बैलेंस निकलेगा। इन दिस केस फर्स्ट फाइंड आउट the net assets value
ठीक है, टेकन बाय बी लिमिटेड। अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिखेंगे जो एसेट्स उसने ली हैं उनकी टेक इन वैल्यू लेंगे, जिस वैल्यू पे उन्होंने ली है। जैसे लैंड ली उसने, प्लांट एंड मशीनरी ली, फर्नीचर फिक्सचर्स लिया, स्टॉक लिए, डेटर्स लिए, ठीक है ना, और जो भी एसेट्स लिए हैं। तो ये हो गई टोटल एसेट्स। अब इसमें से माइनस करेंगे जो उसने लायबिलिटी ली है। तो लायबिलिटीज़ में उसने मान लीजिए क्रेडिटर ले लिए, इसने डिवेंचर ले लिए, इसने कोई लोन ले लिए। तो ये हमारी आ जाएंगी लायबिलिटी टेकन, ठीक है। ये एसेट टेकन हो गई, ये लायबिलिटी टेकन हो गया। तो नेट एसेट्स वैल्यू कितनी निकलेगी? ए माइनस बी, ठीक है। और ये आपकी हम मान के चलते हैं कि 11,60,000 है। तो वो फिर कहेगा कि शेयर कितने दिए? शेयर दिए उसने 10,000, 110 रुपये से, ये तो हो गए 11 लाख। और जो बैलेंस था, अब समझ में आया कि बैलेंस कैसे निकलेगा? $11,60,000 ये बैलेंस हो गया। सो फ्रेंड्स, परचेज कंसीडरेशन में ये लाइन जो आती है, ये लाइन इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इससे ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर परचेज कंसीडरेशन की मेथड कौन सी है। इसे पढ़ना ध्यान से कि जहाँ बैलेंस लिखा है वहाँ नेट पेमेंट नहीं आएगी, नेट एसेट मेथड आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, इसके बाद मैंने परचेज कंसीडरेशन समझाई। अब हम समझेंगे AS 14 क्या कहता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, हमारा AS 14 जो है वो आपका अमेलगमेशन पे ही है। और अमेलगमेशन की उसने 2 मेथड बताई हैं। वो कहता है अमेलगमेशन या तो होता है इन द नेचर ऑफ, एक है मर्जर और एक है परचेज। वो कहता है अमेलगमेशन 2 तरीके से ही हो सकता है, या तो मर्जर हो सकता है या परचेज हो सकती है। जो मर्जर है इसको ही हम बोलते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। इसको हम बोलते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। इसके लिए उन्होंने कंडीशन दी हैं। अगर ये जो कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो मर्जर कहलाएगा, नहीं तो फिर वो परचेज मेथड कहलाएगा, ठीक है। क्या कंडीशन है उनको भी देख लेते हैं। ये हमारी कंडीशन है। पढ़ लेते हैं।
व्हाट आर द कंडीशन अकॉर्डिंग टू एस 14 ऑन अमलगमेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये है मस्ट बी सेटिस्फाइड, मतलब इसमें कोई वायलेशन नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात ये है, इसमें कोई वायलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला क्या है, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बिकम्स द all the assets and liabilities of transfer company become the assets and liabilities of the transfer company। यानी कि अगर मैं अपने हिसाब से देखें तो all assets and liabilities must transfer। क्या मतलब, ऐसा नहीं हो कि मेरे पास एसेट्स हैं, उनमें से कार है, कार तो मेरे डायरेक्टर ने रख ली है, नहीं, सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र होंगी, नंबर 1। नंबर 2, शेयर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी immediately before the amalgamation becomes the इसको अंडरलाइन कर दें, ये ब्रैकेट में है, बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। मतलब इसका कहने का है कि 90% जो शेयर होल्डर हैं शुड बी सेम, जो ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर में थे वही ट्रांसफरी में होंगे। ठीक है, तीसरा, कंसीडरेशन रिसीवेबल बाय दोज इक्विटी शेयर होल्डर हु एग्रीड टू दिस इज डिस्चार्ज होली बाय तो जो परचेज कंसीडरेशन है वो 100% इक्विटी शेयर में ही डिस्चार्ज होनी चाहिए। तो तीसरी कंडीशन, परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज होगी ओनली बाय इक्विटी शेयर्स। ठीक है, 3 कंडीशन हो गई। अब चौथी कंडीशन, द बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरीड आउट आफ्टर द अमलगमेशन। ऐसा नहीं हो कि पहले मान लीजिए इनका बिजनेस है, सपोज कर लीजिए पेपर मैन्युफैक्चरिंग का है, कंपनी एक्वायर होने के बाद वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग बंद करके मान लीजिए प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का काम करने लगे या किसी और का काम करने लगे। तो बिजनेस मस्ट कैरीड ऑन, बिजनेस वही चलना चाहिए। 5वीं कंडीशन है, नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड इन दी टू बी मेड इन दी बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं ये ट्रांसफर होंगी एट बुक वैल्यू, मतलब जिस वैल्यू पर ट्रांसफरर कंपनी के यहाँ पर है उसी वैल्यू पे ट्रांसफर की आएंगी। तो अगर एसेट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज आ रहा है तो समझ लीजिए वो मर्जर मेथड नहीं है। ऑल द रिजर्व एंड सरप्लस शैल बी प्रिजर्व्ड इन द ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, एंड 6th, all reserve shall be transferred to new company। ये अगर सारी फॉलो करते हैं तो मर्जर है, और अगर कोई एक भी डेविएट होती है तो फिर क्या है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। एनी वन
कोई भी एक कंडीशन एग्जिट होती है। अब ये सिक्स्थ कंडीशन पर मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, समझिए। सिक्स्थ कंडीशन में क्या है, ये हमारी क्या बोला इन्होंने, ऑल रिजर्व्स शैल बी ट्रांसफर टू न्यू कंपनी, ऑल रिजर्व। चलिए एक बहुत इस पर इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, उसको मैं सिखा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं डिटेल में एंट्रीज तो करा ही दूंगा। यहाँ पर ये हमारा नेचर है मर्जर का, और ये है मेथड परचेज की मेथड है, ठीक है, इन द नेचर ऑफ मर्जर, और ये है इन द नेचर ऑफ परचेज। अभी मैं सिर्फ एक रिजर्व वाला पॉइंट समझा रहा हूँ, बाकी डिटेल एंट्री समझ लेंगे। और ये किसकी बुक्स हैं, ये बाइंग कंपनी की बुक्स हैं, ठीक है, ये बाइंग कंपनी की बुक्स हैं। तो जब बाइंग कंपनी यहाँ लेगी तो यहाँ पर लिखेगी एसेट्स जो भी वो ले रहे हैं, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी भी होगा, लैंड एंड बिल्डिंग भी होगी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी होगा, स्टॉक होंगे, जो भी सब एसेट्स वो आ जाएंगी। टू लायबिलिटीज में क्रेडिटर आ गए, टू लोन्स आ गए, टू डिबेंचर आ गए। अब यहां से ध्यान देने शुरू करिए, टू अब रिजर्व भी आएंगे, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आ गए, टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आ गया, टू ईपीएफ रिजर्व आ गया, टू और कौन से रिजर्व होते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आ गया, जितने भी रिजर्व आते हैं सब, और टू सेलिंग कंपनी आ जाएगी। और सेलिंग कंपनी किस पर आएगी, सेलिंग कंपनी आएगी परचेज कंसीडरेशन से। अब इसमें जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस हम एडजस्ट करेंगे जनरल रिजर्व से, ठीक है। कौन सी मेथड है, मर्जर है। तो जब मर्जर है तो ये किस वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे हम, बुक वैल्यू पे, और ये भी किस पे आएंगी, ये भी बुक वैल्यू पे आएंगी। बुक वैल्यू का मतलब है जो सेलिंग कंपनी की बुक्स में वही वैल्यू पे यहाँ पर आएंगी। यहाँ तक क्लियर है बात। ये हमारे कुछ स्टैच्यूटरी रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व या ईपीएफ रिजर्व हमारे स्टैच्यूटरी रिजर्व कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाए, ये कौन सी मेथड है, इन द नेचर ऑफ परचेज। तो यहाँ पर एंट्री तो यही होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और भी जो एसेट्स हैं, टू क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, टू लोन, टू डिवेंचर, ठीक है जी। ये किस पे आएंगी, ये आएंगी रिवैल्यूड या टेकन ओवर वैल्यू पे, जिस पे उसने लिए हैं। ये भी रिवैल्यूड वैल्यू पे आएंगे।
फिर यहाँ पे लिखेंगे हम टू सेलिंग कंपनी और ये परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी। अब यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, अगर यहाँ बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती है तो वो किस में जाएगी, गुडविल अकाउंट में, और अगर ये बैलेंस क्रेडिट में आएगा तो ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है? यहाँ तक आप समझिए। अब फ्रेंड्स, इसके बाद परचेज मेथड के बाद इसमें लिखा हो इफ इन द क्वेश्चन it is mentioned that statutory reserve to be maintained by transferee company, ये क्वेश्चन में लिखा होगा। स्टैच्यूटरी रिजर्व कौन से, इन्वेस्टमेंट अलाउंस या और भी जो रिजर्व्स हैं। तो अब जब हमने एक्वायर किया बिजनेस तो हमारे पास तो आया नहीं, आए हैं क्या स्टैच्यूटरी रिजर्व? नहीं आए ना। देन हमें एक एंट्री पास करनी पड़ती है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ईपीएफ रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व टू और जो रिजर्व्स हैं, ये एंट्री पास करनी है। तो ये एंट्री कब होगी पास, इस पे ध्यान दीजिए। ये एंट्री तभी पास होगी जब अमलगमेशन किस नेचर का होगा, परचेज का होगा। क्यों? जब मर्जर का अमलगमेशन हुआ है तो ये तो रिजर्व हमारे वैसे ही आ गए हैं। मर्जर में बोला ही जाता है कि ऑल रिजर्व शुड बी ट्रांसफर्ड। परचेज में रिजर्व ट्रांसफ़र नहीं होते। परचेज में रिजर्व कौन ले जाता है, शेयर होल्डर ले जाता है। क्लियर है? इस पर बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए इसको मैं स्पेसिफिकली लिख के मतलब बता रहा हूँ कि ये आपका अमलगमेशन एडजस्टमेंट की एंट्री सिर्फ तब होगी जब आपका इन द नेचर ऑफ परचेज हो एंड ये क्वेश्चन में मेंशन हो। क्लियर है? चलिए, अभी हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट समझे हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में हम इसकी एंट्रीज को समझेंगे, एंट्रीज कैसे होती हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।